ब्रेक के बाद सिटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिटी एजुकेशन के इस प्रोग्राम में बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर के, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस शिल्पा बेंद्रे। आइए उनसे बात करते हैं और आगे बात बढ़ा करके आपके सारे सवालों के जवाबों को जानते हैं। शिल्पा जी, ब्रेक के बाद आपका भी वापस से स्वागत है। शिल्पा, जैसे अपन बात कर रहे थे, आपने एक टॉपिक बताया था, कॉन्सेप्चुअल जो स्टडी होती है। बेसिकली हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझको भी नहीं पता और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा कि होती क्या है। मैंने कहा है अभी हमारे पास 3 मंथ्स है स्टूडेंट्स के पास में। अब स्टूडेंट अगर इस टाइम को कॉन्सेप्ट में डाइवर्ट करे तो उनके जो भी है नॉलेज एरिया वो क्वांटिटेटिव अप्रोच, मतलब उनके नंबर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है? जैसे साइंस है, जनरली बच्चे के दिमाग में होता है साइंस मतलब बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये पार्ट। और जबकि कॉन्सेप्ट में ये होता है कि चैप्टर नंबर 1 में ये चीजें लिंक है, चैप्टर नंबर 2 में ये है। ये उनके दिमाग में ग्राफ फिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि उनके जो दिमाग में बायो, केमिस्ट्री में कोई भी मतलब एग्जाम्पल लेके चलता है, लेकिन उनको ये होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के अंदर जो सारांश है वो है क्या, वो है क्या। अगर बच्चे के दिमाग में ये चीज आ जाती है तो बच्चा कहीं पर भी डिफिट नहीं खाता है, क्योंकि एक तरीके से उसकी टेक्स्ट बुक्स उसके ब्रेन में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो कॉन्सेप्ट में यही होता है। और अब इसको कैसे किया जाए वो भी मैटर करता है, क्योंकि हर बच्चे की वो एबिलिटी नहीं होती है। जब भी आप टेक्स्ट बुक्स ले, अपने लेसन्स को कवर ऑन करें, तब आप एक अपना छोटा सा नोटपैड ले और आपने क्या क्या रीड आउट किया है, क्या क्या मैटर कर रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो टर्मिनोलॉजी करके उसको रिवाइज करते रहे। तो डेफिनेटली बच्चे का जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है उस चैप्टर के लिंक चैप्टर के रिलेटेड, तो वो बहुत ज्यादा उससे हेल्पफुल रहता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल उससे रेज रहता है कि साइंस मुझे 13 चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से याद है। आंसर याद नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल। तो हमारा जो ये वाला सवाल था, मेरे को ये लगता है, और शायद शिल्पा जी को भी लगता होगा, कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए नहीं, सारे क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो सिर्फ अभी हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, लेकिन बच्चे यही करते हैं कि हमारे साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, लेकिन वो चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है वो कभी मैनेज ही नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। आई होप आपको ये थोड़ी हेल्प करेगा। शिल्पा जी, अभी तक हमने बात करी पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में। अगर हम बात करते हैं रिवीजन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी स्टडीज का, तो रिवीजन कितने टाइम में करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए रिवीजन के लिए, और कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? रिवीजन्स में भी 2 फेज निकलते हैं, एक तो माइक्रो लेवल रिवीजन और एक होता है मैक्रो लेवल रिवीजन, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जाम्स आ रहा है, उसके पहले जो इनिशियल 15 डेज 20 डेज बिफोर जो रिवीजन चलती है, वो उसमें अब कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड मैक्रो लेवल, मतलब वहां पर तो उनको वो रिवीजन पार्ट देना ही है। अब हम आते हैं माइक्रो लेवल। जैसे आपने एक संडे स्पेसिफाई कर दिया कि वीक में मैंने जितनी भी स्टडी की, एक बार मैं उसको रिवाइज कर। तो ये रिवीजन बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली परफेक्टली रिवाइज नहीं हुए तो आपको आपके वीकनेसेस विद इन अ वीक पता पड़ गए कि मेरा अभी भी वो पार्ट अनकवर्ड है, मैं उसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो हम नेक्स्ट वीक उसे फॉलो अप देंगे। तो आपकी स्टडी जो होती है वो एक रूटीन चलता है, एक रेगुलराइज स्मूथ स्टडी चल रही है। अब अगर आपने रिवाइज बीच में अपने आप को नहीं किया, बीच में अपने आप को जज नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली प्रेशर जो बिफोर 20 डेज बिफोर जो टाइम आ रहा है, उस समय आपको लगेगा कि मुझे ये भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं है, ये भी क्लियर नहीं, और अननेसेसरी आप प्रेशराइज हो सकते हो। और रिवीजन का मतलब यही होता है कि आपको खुद को जज करना है कि क्या मैं उस चीज के लिए मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आप किसी और को तो प्रूफ कर ही नहीं रहे हो, रिवीजन आपकी सेल्फ होती है। जी बिल्कुल। तो मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जैसे रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से करना चाहिए, आपने बताया। एक गैप जो अपने एग्जाम्स के बीच में गैप आता है, कई बार 2 दिन का रहता है, कई बार 5-5, कभी-कभी 10-10 दिन का होता है, तो उस बीच में बच्चा क्या करे? जैसे बच्चे एक बार घर आते के साथ ही अपने पेपर पेन पटकते हैं और सीधे फिर कहते हैं कि 10 दिन का गैप है तो चलो खेलना, थोड़े दिन तो हम खेल लेते हैं। तो इसको कैसे यूटिलाइज करें इस टाइम को? इसके लिए मैं आपको एक रेशियो बताती हूँ कि स्टडी टाइम इज टू स्टडी गैप का रेशियो हमेशा 1:3 होता है। जी, जैसे अगर आपको 3 डेज का गैप मिला, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाई 3, 72 आवर्स आपके पास में है, तो आप 24 आवर्स स्टडी कीजिए, मीन्स 1:3। और ये आपको इतना प्रोडक्टिव देगा, क्योंकि कहीं पर भी आप हाइपर नहीं हुए, आप प्रेशर नहीं हुए, आपके पास एक कंसिस्टेंट टाइम है कि 3 डेज में मुझे 1 डे ही स्टडी के लिए स्पेंड करना है। तो अगर और 1 डे एक साथ तो कोई 24 आवर नहीं, वो 8 आवर करके आपने अगर 3 डेज में भी दे दिया, तो देखिए आपके नंबर्स कितने शाइनली आपको रिपोर्ट कार्ड में मिलते हैं।
ठीक है, तो मैं भी स्टूडेंट से यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप एक दिन में ना करके तीन दिन के अंदर भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और पैनिक नहीं हो सकते हैं। शिल्पा जी, अब बात करें पेपर गैप की, अपन ने भी अगर बात करी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की एक आदत होती है, वो जैसे ही एग्जाम देकर आए तो आते के साथ ही वो अपनी बुक खोलते हैं और अपने जो पेपर देकर आए हैं उसके सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने चालू करते हैं और वो बहुत पैनिक हो जाता है अगर उनको लगता है कि हमने ये लाइन तो लिखी नहीं। तो क्या स्टूडेंट्स को घर आते के साथ ही ये सब कुछ करना चाहिए या फिर उनको एक बार रिलैक्स होना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि ठीक है हमने जो करा शायद वो भी अच्छा करा होगा? कैसे मैनेज करें इस चीज को? एक्चुअली सी ये एक बच्चे का साइकोमीटर होता है, कुछ एनवायरमेंट प्रेशर भी होता है। जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आता है तो उसके कलीग्स, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ वाज योर पेपर, बताओ पेपर कैसा हुआ। अब वो पेपर कैसा हुआ में उस मोमेंट में वो 80%, 90%, 40% जो भी वो बताता है, घर आकर उसका सबसे पहला अप्रोच होता है कि मैं चेक करूं जो परसेंटेज मैंने बताए क्या मैं उस पर स्टैंड कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन इसमें मेरी एक राय ये है कि स्टूडेंट्स को उस फेज में ना जाके मैं नेक्स्ट पेपर कैसा बेटर परफॉर्म कर सकूं, वहां पर जाए तो वो बेटर है। कई बार हमें होता है कि वो क्वेश्चन आंसर मेरा परफेक्टली मैंने किया है और जब हम मैच करते हैं उसके कंटेंट तो वो मैच नहीं होता है, तो अननेसेसरी हम उस डिप्रेशन में जाते हैं जो चीज हमारे हाथ में रही नहीं है। तो बेटर है कि जो चीज हमारे हाथ में आने वाली है उस पर हम फोकस करें और रिजल्ट तो आपको आफ्टर 1.5 मंथ या 2 मंथ तो आपको मिलने ही वाला है कि आपको रिजल्ट क्या है, या एग्जाम ओवर होने के बाद आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि मैं किस पेपर में मैंने क्या परफॉर्मेंस दी है। मतलब मैं आपका ये एक तरह से ये बताना हुआ कि उनको उस समय पे नेक्स्ट पेपर की अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उस समय पे उस पेपर जो देकर आ गए हैं। मैं भी स्टूडेंट से ये वाली पूरा सिटी परिवार आपसे कहना चाहेगा कि आप इतना पैनिक ना हो और नेक्स्ट पेपर की आप तैयारी करें। शिल्पा जी, जैसे हम देखते हैं बच्चों के दिमाग में होता है हमारा 10th का बोर्ड है तो हम 11th में क्या सब्जेक्ट लेंगे, और वो पढ़ाई छोड़ करके शायद उस चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, और 12th वाले होते हैं कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या करना है। तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे वो कैसे इस चीज से, इस फोबिया से निकले, क्योंकि सबको टेंशन होती है हमारे दोस्त ना छूट जाएं, हम रिजल्ट खराब होने का टेंशन उनको शायद रिजल्ट आने से 15 दिन पहले चालू होता है, लेकिन जो ये टेंशन होता है इस चीज का कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है या कौन से कॉलेज में जाना है, इसको कैसे मैनेज करें? इसीलिए इन्हें बच्चे कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मेंटल व्यू होता है ना वो हर मोमेंट में बदलता रहता है। कि अभी आपने मुझे कुछ कहा कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बेस्ट है, वहाँ पे इतनी रैंकिंग हो रही है, ये हो रही है, तो मैं वहाँ पर जाऊंगा। कुछ ही पल बाद मुझे किसी ने सपोज कॉमर्स के रिलेटेड कोई फील्ड बताई तो मैं, इसका अनडाउटेडली इफेक्ट उनके स्टडीज पे होता है क्योंकि मेरा ड्रीम हर मोमेंट बदल रहा है। कभी मुझे एक्टर बनने की सोच रही है, कभी मुझे सीए बनने की सोच रही है, कभी मुझे इंजीनियर बनने की सोच रही है। स्पेशली 10th के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि 10th के बाद फिर भी एक बार फोकस हो जाता है कि कॉमर्स लिया तो अब कॉमर्स के रिलेटेड ही मुझे आगे बढ़ना है, साइंस लिया है तो साइंस के रिलेटेड। लेकिन ये जो 10th वाले जो बच्चे होते हैं ये अपने आप को बहुत ऊपर वाली ग्रेड पर ले लेते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे। अल्टीमेटली इसका कहीं ना कहीं अच्छा भी परिणाम है तो बुरा ज्यादा होता है क्योंकि वो उन्हीं सपनों में खोए हुए रहते हैं, उन्हें उसकी रियलिटी तक वो नहीं पहुंच पाते कि इसको अचीव करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। और इनफैक्ट इस फोबिया के कारण वो जितना अच्छा दे सकते हैं वो कर भी नहीं पाते कि आप 90% प्लस होंगे तो आपको साइंस फील्ड मिलेगा, 85% प्लस होगा तो सीए मिलेगा। तो जो जिसकी एबिलिटी है वो भी उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है कि मैं वेदर मैं अचीव करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन ये टॉक्स हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है तो हम इसे भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे को इसके लिए खुद ही एक सेटल्ड होना पड़ता है, खुद का ड्रीम पहले से ही एज्यूम करके रहना पड़ता है। इसके लिए कई काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों को टाइम टू टाइम काउंसलिंग देते हैं, करियर काउंसलिंग। वहाँ पर जाकर बच्चा फोकस कर सकता है या पेरेंट्स उसमें थोड़ा सा रोल प्ले करें कि उसका फोकस उसे 10th में ही बता दे कि बच्चा क्या करना चाहता है, कैसे अचीव। मतलब एक तरह से काउंसलिंग भी पेरेंट्स कर सकते हैं अपने, बिल्कुल तरीके से कर सकते हैं। शिल्पा जी, एक और, जैसे सारे स्टूडेंट्स आजकल कोचिंग करते ही हैं तो उनको कोचिंग में से और घर की स्टडी में कितना समय लेना चाहिए, कितना समय देना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो कोचिंग का जो अपना टाइमिंग और स्टडी स्टाइल होता है वो बहुत अलग होता है और एक तरह से वो स्टूडेंट्स को फोर्स भी करते हैं कि आप इस तरह से ही करिए। तो उस समय पे स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि या तो वो अपने स्कूल की तरह से स्टडी करे, बोर्ड एग्जाम है क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इससे आपका फ्यूचर सेट होता है, या फिर वो अपने स्कूल के तरीके से स्टडी करे। तो बच्चा कैसे इसको मैनेज करे?
कोचिंग जनरली पेरेंट्स क्यों लगाते हैं बच्चे को, कि बच्चे की एक रेगुलरिटी मेंटेन हो। जी। स्कूल में भी बच्चा पढ़ता है, लेकिन स्कूल में स्टडीज़ के अलावा एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती है, क्योंकि जी। स्कूल को भी हर चीज़ में बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद में पेरेंट्स के एफर्ट्स होते हैं कि बच्चा इन सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर करे, तो वो उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट कराता है। कोचिंग के पीछे का रीज़न पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा बच्चा रेगुलरली जाएगा, पढ़ेगा, करेगा। अब कोचिंग की स्टडी स्कूल स्टडीज़ में कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन होता ही है, और उसके लिए बच्चे को ये है कोचिंग के जो भी मॉड्यूल्स है वो कोचिंग में ही सॉल्व करे, और स्कूल का जो होमवर्क है वो घर पर आकर उसको कंप्लीशन दे तो बेटर है। और आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। शिल्पा जी, आप हमारे व्यूवर्स को, स्टूडेंट व्यूवर्स को स्पेशली कुछ मैसेज देना चाहेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और कुछ थोड़े से अपने टिप्स दीजिए जिससे वो थोड़े से ईजी हो जाए। मैं स्टूडेंट्स को 3 टिप्स देना चाहती हूँ, जिसके कारण हो सकता है उनका जो नंबर्स है वो बहुत अच्छे से बढ़े। सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट। आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम को परफेक्टली मैनेज करते हुए चलें, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा आपके पास नहीं है, और जो है वो आप वैल्यूड फॉर्म पे रखें। सेकंड थिंग, आप अपने कॉन्सेप्ट स्टडी को रेज करें, हर सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्शनल पार्ट है वो आप लें। एंड थर्ड थिंग, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से टाइम टू टाइम गाइडलाइन दें, सब्जेक्ट लेसन वाइज गाइडलाइन दें। तो आप अगर तीनों को जब आप कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और इसके लिए मैं क्वाइट श्योर हूँ कि अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो रिजल्ट्स आपके बहुत बेस्ट रहेंगे। एंड डोंट टेक द टेंशन ऑफ बोर्ड कोई टेंसफुल चीज़ नहीं है, वो नॉर्मल है, एंड एंजॉय द बोर्ड। मैं ये कहना चाहूँगी। मैं अपने सारे व्यूवर्स को यही बताना चाहूँगी कि बोर्ड एग्जाम्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नॉर्मल एग्जाम्स की तरह भी इंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, बट आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम मेरी तरफ से, शिल्पा जी की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। आइए, अभी तो हम आपसे विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक और टॉपिक को लेकर के। नमस्कार।